उस आदमी को अचानक एहसास हुआ कि उनका जहाज समुद्र पर नहीं चल रहा बल्कि एक डूबे हुए शहर पर तैर रहा था। उसके पैरों के नीचे दर्जनों मंजिलों वाली एक गगनचुंबी इमारत। वो दहशत से चारों ओर देखने लगा। कभी समृद्ध रहे इस शहर में अब केवल कुछ ही सबसे ऊंची इमारतें बची हैं। एक द्वीप की तरह इसे पानी से खोदकर निकाला गया, बाकी सब कुछ गहरे समुद्र में डूब गया। आखिर इस शहर का क्या हुआ? किस तरह की आपदा इस्पात और सीमेंट से बनी सभ्यता को एक ही रात में नष्ट कर सकती है? किस तरह की भयानक शक्ति पूरी पृथ्वी को चीर सकती है और केवल कुछ रस्सियां छोड़कर एक साधारण झूला पुल बनाने के लिए जगह छोड़ सकती है? ऐसा कौन सा सूर्यास्त हो सकता है जो समुद्र तल पर दर्जनों मीटर ऊंची लहरें उठा दे और पल भर में तट पर मौजूद सभी जीवन को निगल जाए? आज मैं आपके लिए हाल ही में जारी हुई इस आपदा की कहानी लेकर आ रहा हूं और नायक के साथ सूर्यास्त के समय जीवित रहने के इस अनछुए रास्ते पर चलूंगा। और इस आपदा की शुरुआत 5 साल पहले हुई। 2 धूमकेतु एक घातक हंसिए की तरह पृथ्वी को चीरते हुए निकल पड़े। इस भयानक टक्कर से पृथ्वी का अधिकांश भाग तुरंत प्रज्वलित हो गया। इसकी आघात तरंग सूर्यास्त के समय की परीक्षा की तरह थी, जिसने धरती के हर इंच को बहा दिया। कुछ ही घंटों में दुनिया की 80% आबादी गायब हो गई। 5 साल बाद भी पृथ्वी उस आपदा से उभर नहीं पाई है। अनगिनत धूमकेतु के टुकड़े अभी भी पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, मानो कोई टाइम स्टॉप बम हो जो कभी भी बिना चेतावनी के जमीन पर गिर सकता है। बचे हुए लोगों ने अपने घर फिर से बनाने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चला कि हजारों गड्ढों से भरी इस दुनिया ने इंसानों को दूसरा मौका बिल्कुल नहीं दिया। विकिरण हर जगह था, जो 3 मिनट में एक वयस्क की जान ले लेता था। लेकिन अजीब बात यह है, मैंने सुना है कि कुछ जगहें चमत्कारिक रूप से हरी भरी रह गईं, मानो आपदा कभी आई ही ना हो। उन प्रदूषण रहित भूमि को खोजना ही बचे हुए लोगों की एकमात्र आशा बन गया था। नायक जॉन और अन्य लोग एक किले में बड़ी मुश्किल से जीवित बचे, लेकिन बाहर का वातावरण दिन ब दिन बदतर होता जा रहा था। भूकंप लगातार आते रहते और ज्वालामुखी कभी भी फट सकती। किले में मौजूद हर कोई जानता था कि वे ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। उन्हें बाहर निकलने का रास्ता खोजना ही। उस दिन जॉन ने अपना सुरक्षात्मक सूट पहना और फिर से खंडहरों में चला गया। एक समुद्र तट पार करने के बाद अचानक उसके सामने एक तटरेखा दिखाई दी। डायरी में एक बैंगनी फूल मिला। 5 साल बीत चुके थे। जॉन ने 5 साल से कोई फूल नहीं देखा था। वो निश्चित रूप से वो फूल अपनी पत्नी को देना चाहता था। अचानक हेडफोन में एक जरूरी चेतावनी आई। विकिरण का तूफान 1 मिनट में आने वाला था। जॉन तुरंत विध्वंसक पोत से बाहर भागा। लेकिन इस विशाल समुद्र में 1 सप्ताह का समय इस बंद केबिन में कभी आसान नहीं था। जॉन ने एक टेस्ट ट्यूब निकाली और हवा की गुणवत्ता की जांच की। उसने पाया कि हवा की गुणवत्ता अच्छी थी। लोगों ने अपने सुरक्षात्मक मास्क उतारने की हिम्मत की। उन्होंने लंबे समय बाद पहली बार ताज़ी हवा में सांस ली। लेकिन कोई खुश नहीं था। हिमखंड पूरी तरह गायब हो गया था। समुद्र के पानी का बहाव भी बदल गया था। किसी को नहीं पता था कि वे लंदन पहुंच पाएंगे या नहीं। सभी चुपचाप प्रार्थना करते रहे। रात होने के बाद जॉन केबिन में लेटा रहा और समय समय पर अपनी आंखें खोलता रहा। वो किसी भी दुर्घटना के डर से चारों ओर देखता रहा। अगले दिन भी वही हादसा हुआ। नाव अचानक रुक गई। इंजन खराब हो गया। पूरी नाव समुद्र पर स्थिर होकर तैरने लगी। अब जाने का एक ही रास्ता बचा था। जॉन इंजन केबिन में जांच के लिए गया। सौभाग्य से नाव ठीक हो गई। रात में जॉन और उसका बेटा आसमान की ओर देखने लगे। पुरानी आकाशगंगा गायब हो चुकी थी। वो अनगिनत वर्षों से अंतरिक्ष में तैर रही थी, मानो आसमान में कोई अजीब सी प्रकाश की पट्टी हो। कुछ दिनों बाद नाव में खाना खत्म हो गया। सभी भूख से बेहाल थे। वे केबिन से टिककर खड़े हो गए और हिले दुले नहीं। इसी क्षण अचानक कोई चीज नाव से टकराई और गिर गई। जॉन ने दरवाजा खोला और देखा कि सारी इमारतें पानी में डूबी हुई थीं। इमारत की छत दिखाई दे रही थी, लेकिन उन इमारतों से ये स्पष्ट था कि ये लिवरपूल था। सब लोग जाग गए। नाव जमीन के पास थी, ज्यादा दूर नहीं। वे सड़क पर चलने लगे। उन्हें सड़क के साइन बोर्ड पर एक सूचना मिली। लिवरपूल वीरान हो चुका था। जॉन ने एक टेस्ट ट्यूब निकाली और उसका परीक्षण किया। हवा की गुणवत्ता मुश्किल से स्वीकार्य थी, लेकिन अगर लंबे समय तक विकिरण के संपर्क में रहे तो शरीर के लिए बहुत हानिकारक होगा। अब उन्हें जल्द से जल्द हवाई हमले से बचाव का आश्रय या कोई आश्रय खोजना था। इसी क्षण कुछ लोग अचानक उनके सामने आ गए। जॉन तुरंत अपने परिवार के साथ उनके पीछे चल पड़ा। वे ज्यादा दूर नहीं गए। सामने का दृश्य देखकर वे स्तब्ध रह गए। यहां बहुत सारे शरणार्थी थे। लंबे समय तक विकिरण के संपर्क में रहने के कारण उनकी त्वचा बदल गई थी। थोड़ी दूर पर एक ऊंची दीवार थी। अंदर सैनिक हथियार लिए खड़े थे। वे इंतजार कर रहे थे। एक अधिकारी ने दीवार पर जोर से चिल्लाया। केवल पासपोर्ट धारक वरिष्ठ अधिकारी ही प्रवेश कर सकते थे। अन्ना ने जल्दी से अपना बैज निकाला और उसे ऊपर उठाया। अधिकारी ने एक नजर डाली और सिर हिलाया। जब सब शांत हुए, जॉन का दोस्त अचानक घबरा गया। उसका बैज गायब था। उसका दोस्त दीवार की ओर भागा और अपना नाम और पद चिल्लाया। स्थिति नियंत्रण से बाहर होने के कगार पर थी। सैनिक वहां नहीं थे। स्थिति अव्यवस्थित थी। सैनिकों ने जबरदस्ती प्रवेश द्वार बंद कर दिया। जॉन का परिवार अंदर नहीं जा सका।
इसी समय आकाश का रंग अचानक बदल गया। एक भयंकर विकिरण तूफान तेजी से फैल रहा था। भीड़ तितर-बितर हो गई। जॉन अपनी पत्नी के साथ भागा। उनके आगे एक कार थी। जॉन तेजी से आगे बढ़ा और कार के सामने रुक गया। उसने ड्राइवर से उन्हें साथ में लंदन ले जाने को कहा। ड्राइवर ने लाइट जलाई और अपना हाथ बढ़ाया। उसने कहा कि उसे बदले में एक घड़ी चाहिए। जॉन ने बिना किसी झिझक के अपनी घड़ी उतारकर ड्राइवर को दे दी। ड्राइवर ने घड़ी लेकर कार का दरवाज़ा खोला। जॉन और उसकी पत्नी कार में बैठ गए और ड्राइवर को धन्यवाद दिया। अंत में मदद करने को तैयार किसी व्यक्ति से मिलना बड़ी खुशनसीबी थी। असली खतरा तो उनके पीछे इंतजार कर रहा था। कार लंदन की दिशा में चल पड़ी। आधे घंटे से ज्यादा गाड़ी चलाने के बाद ड्राइवर ने कार को सड़क के किनारे रोक दिया। उसने कहा कि सब लोग थोड़ी देर के लिए नीचे उतर सकते हैं। जॉन अपनी पत्नी के साथ कार से उतर गया, लेकिन वो ज्यादा देर बाहर नहीं रुका। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। अचानक आसमान से एक अजीब सी आवाज आई। जॉन ने अचेतन रूप से जमीन को छुआ। उसके पिछले अनुभव ने उसे बताया कि यह विकिरण का तूफान नहीं था, ये एक बड़ा संकट हो सकता था। उसने ऊपर देखा। सचमुच उसने पास ही आकाश में अनगिनत आग के गोले देखे। वे उनकी दिशा में आ रहे थे। तारे चकनाचूर हो रहे थे। जॉन और उसकी पत्नी के पास भागने की कोई जगह नहीं थी। वे केवल वहीं छिपने की जगह ढूंढ सकते थे। वे एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गए और एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। आसमान का तापमान पल भर में बढ़ गया। अनगिनत जलते हुए मलबे उल्कापिंडों की तरह जमीन पर गिर पड़े। हर टक्कर से भीषण आग और धूल मच गई। सौभाग्य से किसी और को चोट नहीं आई। जब सब कुछ शांत हुआ तो उन्हें मलबे में से कुछ काम की चीज मिल गई। वे लंदन की ओर बढ़ते रहे। जल्द ही वे अन्ना की मां के घर पहुंच गए। अन्ना की मां ने अपने दामाद और पोते को देखा, जिनसे वे लंबे समय से नहीं मिली थीं। उनकी आंखें लाल थीं। वे उत्साह से एक दूसरे को गले लगा लिया। उनकी मां ने उनकी अच्छी तरह रक्षा की। बिजली कटी होने के बावजूद वह और कुछ अन्य लोग यहां रहने में कामयाब रहे। जॉन के परिवार ने आखिरकार चैन की सांस ली। जब अन्ना आराम कर रही थी, तभी उसे अचानक बाथरूम में जोर से खांसी सुनाई दी। वह पास गई और सिंक पर खून देखा। जॉन ने अन्ना को देखा और समझ गया कि वो इसे छुपा नहीं सकता। वो उसे सच ही बता सकता था। डॉक्टर ने कहा था कि अगर खांसी है तो इसका मतलब है कि अभी भी 6 से 8 हफ्ते बाकी हैं। शायद ये इसलिए था क्योंकि वो अक्सर तहखाने से बाहर जाती थी। वह वहीं जम गई। दुनिया के अंत में भी जब वो जीवन और मृत्यु की आदी हो चुकी थी, जब उसने सुना कि उसके प्रेमी के पास जीने के लिए केवल 2 महीने से भी कम समय बचा है, तब भी वो इस क्रूर वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर सकी। जॉन ने अन्ना को बुलाया। उसने कहा, हम यहाँ नहीं रह सकते। मुझे जल्दी करनी होगी और रहने के लिए एक आदर्श जगह ढूंढनी होगी ताकि तुम शांति से रह सको। अगले दिन कुछ लोगों ने उसकी मां को विदाई दी। उसकी मां के जाने से पहले उसने जॉन को एक पिस्तौल सौंपी और उसे अपनी बेटी और बच्चे का ख्याल रखने को कहा। वो इस तरह सड़क पर गाड़ी चला रहा था। लंदन से निकलते हुए, जंगल से गुजरते हुए सब कुछ शांत था। लेकिन रात होने के बाद सड़क पर अचानक एक दुर्घटना हो गई। लाल बालों वाली लड़की के सिर में गोली लग गई। वो पूरी तरह से सीट पर गिर पड़ी। जॉन तुरंत कार से बाहर निकल गया। दूसरे पक्ष ने अंधेरे में चिल्लाकर कहा कि गाड़ी छोड़ दो। सौभाग्य से जॉन के पास जवाबी कार्रवाई के लिए पिस्तौल थी, अन्यथा यहां कई लोग मारे जाते। शायद ये दूसरे पक्ष की गलती थी। जॉन ने बाई ओर वाले को झट से मार गिराया। दाई ओर वाला व्यक्ति स्पष्ट रूप से सतर्क था और उसने आसानी से अपना सिर नहीं दिखाया। जब जॉन ने जवाबी कार्रवाई करने का निशाना साधा तो उसने ट्रिगर दबाया, लेकिन पाया कि उसमें गोली नहीं थी। एक नाजुक क्षण में अन्ना ने मरे हुए डाकू की गन पकड़ी और दूसरे डाकू को मार गिराया। तीनों अंततः इस दापदा से बच निकले। अगले दिन उन्होंने लड़की को उसी रास्ते पर दफनाया और अज्ञात गंतव्य की ओर चल पड़े। कार लंबे समय तक अंतहीन पहाड़ी रास्ते पर चलती रही। अचानक उन्होंने अपने सामने कई कारें खड़ी देखीं। जब जॉन कार से बाहर निकला तो उसने ठंडी हवा में सांस ली। उसकी आंखों के सामने एक बड़ी दरार थी। जमीन फट गई थी और उसमें एक खाई बन गई थी। कार ने पूरी सड़क काट दी थी। वहां पहुंचने के लिए उसे चट्टान के पार साधारण रस्सी की सीढ़ी का इस्तेमाल करना पड़ा था। आसपास धीरे धीरे हवा तेज होती जा रही थी। जॉन ने देर करने की हिम्मत नहीं की। वो सबसे पहले सीढ़ी से नीचे उतरा और नैथन से कहा कि जब तक वो नीचे नहीं देखेगा तब तक कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन जब जॉन ने रस्सी पर कदम रखा तो उसे जरा भी घबराहट महसूस नहीं हुई। लेकिन उनके पास आगे बढ़ते रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। अन्ना उनके पीछे पीछे चल रही थी, डर से कांप रही थी। वो अपने मुंह में चीखती रही। इसे क्षण अचानक तेज हवा चली। तीनों इधर उधर उड़ने लगे। ऐसा लग रहा था मानो वे सब गिर ही जाएंगे। हवा उनके कानों में चुभ रही थी। चट्टान जोर से हिल रही थी। कुछ लोग रस्सी पर टिके हुए थे और हिलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। कुछ सेकंड बाद
हवा धीमी पड़ने लगी। कुछ लोगों ने अपनी गति बढ़ा दी। आखिरकार वे चट्टान पर चढ़ गए। लेकिन असली परीक्षा तो अभी शुरू हुई थी। उनके सामने एक आसान सी सीढ़ी थी। उन्हें पूरा रास्ता लेटकर अपने हाथों और पैरों का इस्तेमाल करके आगे बढ़ना था। जॉन ने अपनी पत्नी और बेटे को पहले जाने दिया, वो पीछे हट गया। वे तीनों धीरे धीरे सीढ़ी पर आगे बढ़े। हर कदम पर सीढ़ी से एक तेज आवाज आ रही थी। जब वे बीच में पहुंचे, जमीन अचानक जोर से कांप उठी। जॉन के पैरों की नीचे की सीढ़ी भी जोर से हिलने लगी। बाईं ओर की सीढ़ी झुकने लगी, क्योंकि वो स्थिर थी। सीढ़ी पर एक और व्यक्ति लेटा हुआ था। वो पूरी तरह से घबराया हुआ था। उसने अपने आसपास के दूसरे व्यक्ति को धक्का देकर हटा दिया। उस आदमी को प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिला। वो गिर पड़ा। लेकिन इतना काफी नहीं था। उस आदमी ने देखा कि उसके पैरों के नीचे की सीढ़ी गिरने ही वाली है। उसने बगल वाली सीढ़ी को घूर कर देखा। जॉन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। वो आगे बढ़ा और शव को पकड़ लिया। अपनी पत्नी की ताकत से वे बच्चे को बड़ी मुश्किल से दूसरी तरफ खींच लाए। कुछ लोग अभी अभी दूसरी तरफ पहुंचे थे। उनके पीछे का पुल बुरी तरह हिल रहा था। वे तीनों काफी देर तक चलते रहे। वे थक चुके थे। उन्हें वो पौराणिक आदर्श स्थान नहीं मिला। चारों ओर जली हुई धरती थी। बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। इसी समय उनके सामने एक बंदूकधारी व्यक्ति प्रकट हुआ। जॉन ने तुरंत अपने हाथ ऊपर उठाए और उन तीनों के नाम और इरादे बताए। ये सुनकर उस व्यक्ति ने अप्रत्याशित रूप से अपना हथियार नीचे रख दिया। वो उन्हें अपने गुप्त अड्डे पर ले गया। वे अब उत्तरी फ्रांस के एक शहर में पहुंच चुके थे। उस व्यक्ति ने अड्डे पर 3 अजनबियों को पैसे दिए। उसने सुना कि वे आदर्श स्थान खोजना चाहते थे। उस व्यक्ति ने सिर हिलाया और कहा, वो स्थान मौजूद है। इसे ज्वालामुखी कहते हैं, लेकिन वहां पहुंचना बहुत मुश्किल है। सभी सेनाओं के शेष सैनिक लड़ रहे हैं। वे महाद्वीप पार नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप सचमुच जाना चाहते हैं तो मैं आपको एक गुप्त मार्ग बता सकता हूं। उस व्यक्ति ने अपनी जेब से एक तस्वीर निकाली और जॉन को दे दी। ये तस्वीर एक पास है। इसे देने वाला अधिकारी आसानी से आगे बढ़ सकता है। ये बहुत सुरक्षित है। फिर उस व्यक्ति ने जॉन से अपनी पत्नी कैमिला को वहां ले जाने के लिए कहा, क्योंकि केवल वहीं पुनर्जन्म हो सकता है। अन्ना तुरंत मान गई। कुछ लोग कार में सवार हुए और अपनी यात्रा जारी रखी। लेकिन जॉन की खांसी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उन्हें आराम करने के लिए एक सुरक्षित जगह मिल गई। लेकिन जैसे ही वे रुके, अचानक उनका सामना एक सशस्त्र बल से हो गया। उन्होंने सीधे उन पर हथियार तान दिए। एक सैनिक चिल्लाया, यहां हर जगह बारूदी सुरंगें बिछी हैं। आप भाग्यशाली हैं कि यहां तक जिंदा पहुंच गए। कैमिला ने फ्रेंच भाषा में अपना उद्देश्य समझाया। सैनिक ने अपनी सतर्कता कम कर दी। उस रात उसने सबसे कठिन स्तर पार करने में उनकी मदद करने का भी फैसला किया। सैनिक ने कहा, ज्वालामुखी तक जाने का यही एकमात्र रास्ता है। लेकिन वे यहां सुबह से रात तक लड़ रहे हैं। दोनों पक्षों की गोलाबारी कभी नहीं रुकी। उस रात सैनिक 4 लोगों को लोहे के तार के जाल से निकालकर युद्ध क्षेत्र के किनारे पर ले गया। हर जगह गोलियों की आवाज सुनाई दे रही थी। पास ही में बम फटते रहे। मिट्टी और मलबा उड़ता रहा। कुछ लोग कमर झुकाकर सैनिकों के साथ आगे बढ़े। गोलियां उनके सिर के ऊपर से गुजरी। हर पल ग्रेनेड से हमला होने का खतरा था। जॉन ने नेथन का हाथ पकड़ा हुआ था। अन्ना उनके पीछे पीछे चल रही थी। कैमिला ने दांत भींच लिए और एक शब्द भी नहीं बोला। वे एक छेद होकर भागे। वे कुछ लाशों के पास से गुजरे। आखिरकार वे एक अपेक्षाकृत सुरक्षित जगह पहुंच गए। सिपाही ने आह भरी, चलते रहो, तुम्हें तस्वीर वाला अधिकारी मिल जाएगा। वो तुम्हें सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकता है। जॉन द्वारा धन्यवाद कहने के बाद वो रात में आगे बढ़ता रहा। सुबह होते होते उसे आखिरकार अधिकारी का शिविर मिल गया। उसने अपने सामने के पहाड़ को पलट दिया। उसे वहां पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन जब वो शिविर में आया और अधिकारी के बारे में पूछा तो उसे पता चला कि अधिकारी की मृत्यु हो गई है। जॉन के पास शिविर के अधिकारी को ढूंढने और उससे बाहर निकलने का रास्ता बताने के अलावा कोई चारा नहीं था। अधिकारी ने सुना कि जॉन मर रहा है और दयालु हो गया। उसने अपने बगल में खड़ी एक बस की ओर इशारा किया और कहा, तुम ज्वालामुखी जा सकते हो। जॉन ने बहुत कुछ सहा था। वो बस यही चाहता था कि कैमिला अपने शेष जीवन में एक अच्छा जीवन जिए। लेकिन आगे का रास्ता अभी भी आपातकालीन स्थिति में था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे अपने पीछे से एक काली तूफानी दीवार आती हुई दिखाई दी। तूफान के अंदर लगातार भयानक बिजली कड़क रही थी। अगर कोई उसमें फंस जाए तो आप कल्पना ही कर सकते हैं। जॉन ने इसके बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं